हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक, दैट इज रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो इसको जरूर करके जाइएगा। मेरे चैनल पे कॉस्ट अकाउंटिंग की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें ऑलमोस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के जितने भी टॉपिक हैं वो सब मैंने कवर किया है। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, रिकंसलेशन, ये रह गया था। ठीक है, तो इसीलिए आज मैं ये आपको कराने जा रही हूँ और हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 लेक्चर वीडियोस में इस टॉपिक को हम फिनिश कर लें। ओके, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करते ही मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होता है, इसका क्या मतलब होता है, क्या ज़रूरत है, नीड क्या है, क्यों बनाया जाता है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये सारी बातें हम समझेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंस, यानी क्या कारण है कि जो रिजल्ट आता है कॉस्ट अकाउंट का, जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट मतलब जो प्रॉफिट लॉस निकल के आता है कॉस्ट अकाउंट से, और जो प्रॉफिट लॉस निकल के आता है फाइनेंशियल अकाउंट से, इन दोनों का जो रिजल्ट आता है ना, तो उसमें वेरिएशन क्यों आता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंस, ये डिफरेंस आने का कारण क्या है, ये हम समझेंगे। तो देयर आर 5 मेन रीजन, 5 मेन रीजन है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हाउ वी कैन प्रिपेयर द रिकंसलेशन स्टेटमेंट। रिकंसलेशन स्टेटमेंट हम एक्चुअली में बनाएंगे कैसे, तो उसमें कुछ स्टेप्स हैं वो हम समझेंगे। उसका फॉर्मेट देखेंगे, रिकंसलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखेंगे और उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। उसी के साथ मेमोरेंडम रिकंसलेशन अकाउंट भी बनाया जाता है। अभी मैं खैर आगे आपको बताऊंगी, 2 टेक्निक होती है रिकंसाइल करने की, 2 टेक्निक होती है। एक होती है रिकंसलेशन स्टेटमेंट और एक होती है मेमोरेंडम रिकंसलेशन अकाउंट। तो दोनों ही हम डिस्कस करेंगे। तो वही मेमोरेंडम रिकंसलेशन अकाउंट क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या है और इस पे न्यूमेरिकल, तो ये सब भी हम देखेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमें डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, कॉस्ट रिकंसलेशन स्टेटमेंट। कॉस्ट रिकंसलेशन स्टेटमेंट, तो सबसे पहले तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज अ सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट इज मेंटेन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन की जाती है। एक कॉस्ट अकाउंट, ठीक है, कॉस्ट बुक मेंटेन की जाती है, और एक क्या होती है, फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, फाइनेंशियल बुक मेंटेन की जाती है। ठीक है, दोनों से प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंट तो आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम क्या कौन कौन सी अकाउंट बनाते हैं, हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, हम बनाते हैं पीएल अकाउंट, हम बनाते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, पीएल अकाउंट से क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट। ठीक, तो ये तो हो गया फाइनेंशियल अकाउंट से प्रॉफिट। फिर उसके बाद जो कॉस्ट अकाउंट पढ़ा चुकी हैं आपको, तो कॉस्ट अकाउंट में हम क्या बनाते हैं, हम कॉस्ट अकाउंट में बनाते हैं कॉस्ट शीट। याद आ रहा है ना, कॉस्ट अकाउंट में हम बनाते हैं कॉस्ट शीट, वहां से निकलता है प्रॉफिट लॉस, वहां से निकलता है प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो ये जो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, देखिए रिकंसिलेशन मतलब रिकंसाइल करना, या रिकंसिलेशन मतलब होता है मिलाना, मैच कराना। ठीक है, तो दरअसल क्या हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बुक ऑफ अकाउंट, अगर सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन की जाती है, कॉस्ट अकाउंट की अलग, फाइनेंशियल अकाउंट की अलग, तो ऐसा पाया गया कि भले ही ये जो बुक ऑफ अकाउंट है, ये भले ही सेम डॉक्यूमेंट से बनाया जा रहा है। ठीक है, इन ये जिन डॉक्यूमेंट को यूज करके इन अकाउंट्स को मेंटेन किया जा रहा है वो सेम डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन इनका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, कॉस्ट अकाउंट से जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है, प्रॉफिट लॉस निकल के आ रहा है, और जो फाइनेंशियल अकाउंट की जो बुक है उससे जो प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो वेरी कर रहा है, वो सेम नहीं आ रहा, वो डिफर कर रहा है। ये प्रॉब्लम आई। थ्योरेटिकली तो दोनों का, क्योंकि सेम ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ठीक है, सेम डॉक्यूमेंट से ये अकाउंट मेंटेन किए जा रहे हैं, तो थ्योरेटिकली तो दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा था कि इनके जो रिजल्ट थे वो वेरी कर रहे थे, और ये वेरी कर रहे थे बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस, बहुत सारे कारणों के रीजंस के कारण क्या था, इनके जो रिजल्ट आ रहे थे, कॉस्ट अकाउंट से जो रिजल्ट निकल के आ रहा था प्रॉफिट लॉस का, और फाइनेंशियल अकाउंट से जो रिजल्ट निकल के आ रहा था प्रॉफिट लॉस का, ये वेरी कर रहा था बिकॉज ऑफ 5 रीजन, 5 रीजंस जो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगी। उन 5 रीजंस के कारण इनका जो प्रॉफिट लॉस था वो वेरी कर रहा था, वो डिफर कर रहा था।
ठीक है। तो इसलिए देयर वॉज अ रिक्वायरमेंट, इसलिए ये रिक्वायरमेंट हुई टू रिकंसाइल दिस टू बुक ऑफ अकाउंट। ये जो दो बुक्स है, कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट की बुक जो है, इनका जो प्रॉफिट लॉस निकल के आ रहा है, इसको रिकंसाइल करने की जरूरत हुई। रिकंसाइल मतलब मैच कराना, मिलाना, इसकी जरूरत हुई ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके, मतलब पहचाना जा सके कि व्हाट आर द रीजन ऑफ द डिफरेंस, कि क्या क्या कारण है, क्यों अंतर आ रहा है, क्यों कॉस्ट अकाउंट से जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है शायद वो 10,000 है और जो इधर से प्रॉफिट निकल के आ रहा है फाइनेंशियल अकाउंट से वो 12,000 है। अगर ये डिफरेंस आ रहा है 2,000 का, तो व्हाट आर द रीजंस, क्या क्या रीजन है। तो इसके लिए ये स्टेटमेंट बनाया जाता है। ठीक है। ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, ताकि ये जो दो सेट ऑफ बुक हैं, ये जो टू सेट्स ऑफ बुक हैं, यानी कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, ये जो टू सेट्स ऑफ बुक हैं, इनका जो अगर प्रॉफिट लॉस जो डिफर कर रहा है, उसका जो कॉज है डिफरेंस का, उसको रिकंसाइल किया जा सके, उसे मिलाया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंस, ये डिफरेंस का कारण क्या है। तो इसलिए रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। ठीक है। यहां तक समझ में आया रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो प्रॉफिट लॉस निकल के आ रहा था कॉस्ट अकाउंट की बुक से और जो फाइनेंशियल अकाउंट की बुक से, वो जो प्रॉफिट लॉस था वो क्या था, डिफर कर रहा था। ठीक है। तो क्यों डिफर कर रहा है, व्हाट आर द रीजंस, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इनको मैच कराने के लिए, रिकंसाइल कराने के लिए रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। राइट। अच्छा, याद है ना 11th क्लास में आपने पढ़ा था, इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा था 11th क्लास में आपने। हाँ, आपने पढ़ा था बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। याद आ रहा है, 11th क्लास में पढ़ा था ना बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो इसीलिए ये जो कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, ये आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। बेसिक लॉजिक एकदम सेम वही वाला है। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में आप क्या करते थे, आप रिकंसाइल करते थे बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक, बैंक की जो पासबुक है, ठीक है, बैंक पासबुक एंड कस्टमर कैश बुक, बैंक की पासबुक और कस्टमर की जो कैश बुक है, उसको आप रिकंसाइल करते थे। ठीक है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में। तो और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट से जो प्रॉफिट लॉस निकल के आ रहा है और जो फाइनेंशियल अकाउंट से जो प्रॉफिट लॉस निकल के आ रहा है, उसको आप रिकंसाइल करते हैं। ठीक है। और बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में आप बैंक की पासबुक और कस्टमर की कैश बुक को रिकंसाइल करते थे। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे किसको रिकंसाइल किया जा रहा है, कॉस्ट अकाउंट को फाइनेंशियल अकाउंट से रिकंसाइल किया जा रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ये जो आप बुक बनाते हैं, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट, नॉट बुक, ये जो स्टेटमेंट बनाते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। एक बार रीड कर लीजिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है स्लाइड पे, अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू रिकंसाइल द रिजल्ट डिस्क्लोज बाय कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। यानी जो कॉस्ट अकाउंट है एंड जो फाइनेंशियल अकाउंट है, उसका जो रिजल्ट है, उसको रिकंसाइल, उसको मैच कराने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है, उसको कहा जाता है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है। और इसमें कॉस्ट अकाउंट का जो रिजल्ट है उसको रिकंसाइल किया जाता है विद द रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, और इसीलिए इस स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। जो बैंक के केस में बनाया जाता था उसको हम कहते थे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, और यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट को हम फाइनेंशियल अकाउंट से रिकंसाइल कर रहे हैं, तो इसे कहा जाता है कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंस, क्यों रिजल्ट वेरी करता है, क्या कारण है कि जो रिजल्ट आता है कॉस्ट अकाउंट से और जो रिजल्ट आता है फाइनेंशियल अकाउंट से, क्यों डिफर कर रहा है, क्यों रिजल्ट वेरी कर रहा है। ठीक है। तो उसके 5 रीजंस है, 5 रीजन है जो अभी मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। सबसे पहला कारण, सबसे पहला कारण है डिफरेंस इन ओवरहेड। सबसे पहला कारण क्या है, सबसे पहला कारण है डिफरेंस इन ओवरहेड। इसका क्या मतलब है, देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पढ़ाया ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये जनरली सेम होते हैं, चाहे आप कॉस्ट अकाउंट की बात करिए, ठीक है, या फाइनेंशियल अकाउंट की बात करिए। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, दिस इज जनरली सेम इन कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, दोनों में सेम होते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें ओवरहेड भी तो कहा जाता है, ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें ओवरहेड भी कहते हैं ना, ये डिफर करते हैं इन कॉस्ट अकाउंट एंड इन फाइनेंशियल अकाउंट, ये डिफर करते हैं। ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंस इन ओवरहेड। तो पहला रीजन क्यों फाइनेंशियल अकाउंट से जो प्रॉफिट लॉस निकल के आता है और जो कॉस्ट अकाउंट से जो प्रॉफिट लॉस निकल के आता है क्यों वेरी करता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन ओवरहेड, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वेरी करता है।
ठीक है। और क्यों वेरी करता है, क्योंकि कारण यहाँ पे लिखा है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट में क्या होता है, एक्चुअल इनडायरेक्ट एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि कॉस्ट अकाउंट में क्या होता है, कॉस्ट अकाउंट में एस्टिमेटेड फिगर, कॉस्ट अकाउंट में क्या होता है, एस्टिमेट्स होते हैं, कॉस्ट अकाउंट इज जनरली बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। तो इसलिए क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस इन ओवरहेड, डिफरेंस जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसमें डिफरेंस आता है। ठीक, दिस इज द फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन क्या है, देखिए यहाँ पे दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन का टॉपिक तो आपने पढ़ा होगा ना, वैसे डेप्रिसिएशन मैंने अलग से कवर किया है, सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है डेप्रिसिएशन, 3 से 4 लेक्चर्स में पूरा टॉपिक डेप्रिसिएशन का मैंने फिनिश किया हुआ है। तो डेप्रिसिएशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको डेप्रिसिएशन में बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंट में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जो मेथड हम यूज़ करते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, या जो रेट यूज़ होता है ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, इट वेरीज इन कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या है कि कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट का जो रिजल्ट है वो वेरी करता है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है मेथड, जो भी डेप्रिसिएशन का मेथड यूज किया जा रहा है या जो रेट ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन है, इट वेरीज, ये वेरी करता है कॉस्ट अकाउंट में एंड फाइनेंशियल अकाउंट में, ये वेरी करता है इसलिए। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट में क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंट में स्ट्रेट लाइन मेथड, फाइनेंशियल अकाउंट में बताया था ना, स्ट्रेट लाइन मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज किया जाता है, जबकि कॉस्ट अकाउंट में कौन सा मेथड यूज किया जाता है, मशीन आर रेट मेथड या और भी दूसरे मेथड है वो यूज किए जाते हैं। तो मेथड अलग यूज किया जा रहा है, रेट ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन अलग यूज किया जा रहा है, तो प्रॉफिट लॉस तो अलग आएगा ही ना। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड रीजन। तीसरा रीजन, थर्ड रीजन क्या है, थर्ड रीजन है कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ ऐसी इनकम होती है जिनको कॉस्ट अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाता। ठीक, कुछ ऐसे खर्चे हैं, कुछ ऐसी इनकम है जिसे कॉस्ट अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाता, कॉस्ट अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाता, उसे केवल फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, केवल फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रॉफिट लॉस निकल के आएगा फाइनेंशियल अकाउंट का और कॉस्ट अकाउंट का वो वेरी करेगा। ठीक है, दिस इज द थर्ड रीजन। अब सवाल ये आता है कि कौन कौन से खर्चे हैं, कौन कौन सी इनकम है जिसे कॉस्ट अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो खर्चे हैं जिन्हें फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है और कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, वो सबसे पहले कौन से खर्चे हैं, प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस, यानी प्योरली फाइनेंशियल कुछ खर्चे हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हुआ, कुछ कैपिटल नेचर के खर्चे हुए, शेयर डिबेंचर पे अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है, या कैपिटल एसेट को सेल किया गया और उसमें लॉस हुआ, ठीक है, या कुछ फाइन है, कुछ पेनल्टी है, या गुडविल राइट ऑफ किया गया है, या प्रिमिलरी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन है, तो ये सब क्या है, प्योर फाइनेंशियल चार्जेस हैं, तो इन्हें फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है और कॉस्ट अकाउंट में नहीं किया जाता है। ठीक है, और भी कुछ है, जैसे कुछ आइटम है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के, इनको भी फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और कॉस्ट अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करते हैं, तो इसकी वजह से भी प्रॉफिट लॉस में अंतर आता है। कौन कौन से एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड, कौन कौन से, जैसे डिविडेंड पे किया गया, या ट्रांसफर टू रिजर्व हुआ, प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स हुआ, एप्रोप्रिएशन टू सिंकिंग फंड है, या एक्सेस प्रोविजन किया गया अगर डेप्रिसिएशन का। ठीक है, तो इन सब खर्चों को, इन सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है और कॉस्ट में नहीं किया जाता। इसकी वजह से क्या होता है, इससे जो प्रॉफिट लॉस निकल के आता है एंड इससे जो प्रॉफिट लॉस निकल के आता है वो क्या होता है, वेरी करता है। ठीक है, इसीलिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। और इसी तरह कुछ प्योर फाइनेंशियल इनकम है जिन्हें फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट में नहीं रिकॉर्ड करते हैं, जैसे अगर कुछ डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, शेयर ट्रांसफर फीस है, या कुछ कैपिटल प्रॉफिट हुआ है, तो इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें फाइनेंशियल में रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से वेरिएशन आता है। राइट, समझ में आ गया। तो 3 रीजन आपसे डिस्कस कर चुकी हूं मैं, अब 2 और रीजन है जिसकी वजह से डिफरेंस आता है। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको अपने चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरे चैनल पे काफ़ी बच्चे नए हैं,
तो इसलिए भी मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। तो एक बार देख लीजिए वीडियो को पॉज करके कि ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब दिसंबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये सारे सब्जेक्ट मैं अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ, सेपरेट प्लेलिस्ट इन सारे सब्जेक्ट की बनाई हुई है। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 550 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ। और एक खास बात है, ये अभी तक है। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, दिसंबर 2022 तक। तो ज़रूर इसकी हेल्प से पढ़िएगा, राइट। और मेरे चैनल पे अपलोडेड जितने भी वीडियोस हैं, अगर आपको उसके नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन। आप मेरी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। और प्लीज़ अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी करिएगा और मुझे प्लीज़ मोटिवेट करते रहा करिए ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लाती रहूँ। और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरा एक दूसरा चैनल भी है पूजा सिंह के नाम से, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वहाँ पर भी मैं कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने इस चैनल पे नहीं कवर किए हैं वो मैं उस चैनल पे कवर कर रही हूँ। तो उस चैनल को भी, मेरे सेकंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दो और रीज़न जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट का जो प्रॉफिट लॉस निकल के आता है वो वेरी करता है। ठीक है, तो चौथा रीज़न क्या है? चौथा रीज़न है कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिन्हें फाइनेंशियल अकाउंट में इंक्लूड नहीं किया जाता है, जिन्हें केवल कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अभी पिछला हमने थर्ड रीज़न क्या पढ़ा था? जिन्हें फाइनेंशियल में इंक्लूड करते थे, कॉस्ट में नहीं। और चौथा क्या है? जिन्हें फाइनेंशियल में इंक्लूड नहीं करते हैं, कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। कुछ ऐसे खर्चे हैं जैसे सैलरी ऑफ द ओनर, हम कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। रेंट ऑफ ओन प्रीमाइसेस, यानी अपनी खुद की फैक्ट्री है, ठीक है, ओन प्रीमाइसेस है, उसका जो रेंट है या कह लीजिए जिसे नोशनल रेंट भी कहा जाता है, उसे कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल में नहीं किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी नोशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, उसे भी कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और ओ शिट, हाँ, ऐसे कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं एंड फाइनेंशियल में नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर कोई फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है जिसे अभी भी यूज़ कर रहे हैं तो उस पर जो भी डेप्रिशिएशन है उसे कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं एंड फाइनेंशियल में नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ खर्चे हैं जो फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट अकाउंट में करते हैं, और जिसकी वजह से क्या आ जाता है? डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस। फाइनेंशियल अकाउंट से जो प्रॉफिट निकलता है और कॉस्ट अकाउंट से जो प्रॉफिट निकलता है उसमें वेरिएशन आ जाता है। तो ये हो गया चौथा रीजन। पांचवा रीजन है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। याद है हमने डिफरेंट मेथड पढ़े थे, जो स्टॉक है, जो इन्वेंट्री है, उसको वैल्यूएशन उसका निकालने के लिए हमने डिफरेंट मेथड पढ़े थे। याद आ रहा है वो मेथड? लीफो मेथड, हीफो मेथड, फीफो मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, बहुत सारे मेथड पढ़े थे ना। तो कॉस्ट अकाउंट में क्या होता है? कॉस्ट अकाउंट में अगर आपको वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करना है तो आप ये मेथड यूज़ करते हैं, लीफो, हीफो, फीफो, वेटेड एवरेज मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड, ये मेथड यूज़ करते हैं। जबकि फाइनेंशियल अकाउंट में अगर आपको वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करना है तो आप क्या मेथड यूज़ करते हैं? कॉस्ट अकाउंट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, यही मेथड यूज़ करते हैं ना। फाइनेंशियल अकाउंट में अगर आपको वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक निकालना है तो कॉस्ट या मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो लोअर होता है वो लिया जाता है। ठीक, तो दोनों में क्या है? देखिए दोनों में मेथड वेरी कर रहा है, तो मेथड वेरी कर रहा है तो प्रॉफिट लॉस भी अलग आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक 5 रीजन है, ये बेसिक 5 रीजन है जिसकी वजह से जो प्रॉफिट लॉस निकल के आता है कॉस्ट अकाउंट का और जो प्रॉफिट लॉस निकल के आता है फाइनेंशियल अकाउंट का, वो क्या करता है? वो वेरी करता है, वो डिफर करता है। और वो डिफर करता है, इसकी वजह से देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू मेक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? ये जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है इसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ डिफरेंस। ये अभी मैंने बताया था, टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ डिफरेंस, कारण क्या है? ठीक है, क्यों फाइनेंशियल अकाउंट और क्यों कॉस्ट अकाउंट से जो प्रॉफिट लॉस निकल के आ रहा है, वो जो प्रॉफिट लॉस निकल के आ रहा है वो क्यों वेरी कर रहा है? ठीक है, तो वो कारण क्या है, कॉजेज ऑफ डिफरेंस। ठीक है, ये फाइंड आउट करने के लिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू आइडेंटिफाई, पहचाना जा सके,
टू आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ डेविएशन इन द प्रॉफिट लॉस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट। ये जो कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट का जो प्रॉफिट लॉस निकल के आता है, ये डेविएट क्यों कर रहा है, ये डिफर क्यों कर रहा है, ये क्यों वेरी कर रहा है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये स्टेटमेंट बनाया जाता है। पहला रीजन हुआ। दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य है टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट अकाउंट। टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट अकाउंट, यानी ये जो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, ये एक, कह लीजिए, एक टूल है, एक तरीका है, एक स्टेटमेंट है जिससे वेरीफाई किया जा सके, ठीक है, जिससे वेरीफाई किया जा सके द एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट अकाउंट, कि ये जो कॉस्ट अकाउंट है ये एक्यूरेट बना है कि नहीं बना है, ठीक है। इससे एक्यूरेसी भी चेक होती है। ये जो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, इट हेल्प्स इन चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट अकाउंट, तो ये भी एक पर्पस है, ठीक है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने का। तीसरा जो उद्देश्य है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने का, दैट इज टू मेक पॉसिबल टू मेंटेन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट डिपार्टमेंट। देखिए, ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कई डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो एक कॉस्ट डिपार्टमेंट होता है, एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, तो टू मेंटेन अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज टू डिपार्टमेंट, क्योंकि रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के लिए ना आपको कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट से भी डेटा चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंट डिपार्टमेंट से भी डेटा चाहिए, ठीक है। तो एक, कह लीजिए, ये जो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, इसकी हेल्प से कह लीजिए एक कोऑर्डिनेशन भी स्टैब्लिश होता है इन दोनों डिपार्टमेंट के बीच में, दोनों डिपार्टमेंट मिलके काम करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, फॉर मेकिंग रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव थे। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब बचे हुए टॉपिक हम अगले लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? आज हमने देख लिया कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, मीनिंग, नीड, ऑब्जेक्टिव देख लिया, कॉजेज ऑफ डिफरेंस देख लिया। अब ये जो बचे हुए टॉपिक है, ये अब हम अगले लेक्चर वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक जितना मैंने पढ़ाया है वो पढ़ के रखिएगा, जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उससे पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। तो चलिए, अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।